इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. दैट मीन्स यूनियन का मतलब होता है संघ, एंड यूनियन मीन्स, यूनियन का नेचर क्या होता है? इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन. यूनियन ब्रेक नहीं हो सकता, यूनियन टूट नहीं सकता. इंडिया से कोई भी स्टेट बाहर नहीं जा सकती. जैसे 1975 से पहले की अगर हम बात करें तो बिफोर 1975 सिक्किम वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. 1975 से पहले, 1975 से पहले सिक्किम एक इंडिपेंडेंट देश होता था. 1975 में सिक्किम इंडिया में एडमिट हुआ, इंडिया का पार्ट बन गया. अब आज सिक्किम बोले कि नहीं नहीं, मैं इंडिया के साथ नहीं रहना चाहता, मैं तो इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता हूं. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. अगर सिक्किम को कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हम सिक्किम के दो टुकड़े कर सकते हैं, दो स्टेट बना सकते हैं, नॉर्दर्न सिक्किम, सदर्न सिक्किम. लेकिन सिक्किम इंडिया से बाहर नहीं जा सकता. तो इसलिए हमारा जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. स्टेट्स टूट सकती हैं. जैसे हमने आंध्र प्रदेश के दो टुकड़े कर दिए. आंध्र प्रदेश का क्या किया? एक तेलंगाना बना दिया और एक आंध्र प्रदेश बना दिया. जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट था, उसके दो टुकड़े कर दिए. एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दिया. ठीक है? कब बना था जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी? 31 अक्टूबर. डेट क्या थी? 31 अक्टूबर 2019. इस डेट को क्या हो गया था? इस डेट को, ये डेट याद रखना बेटा. जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या होता था? स्टेट. एंड 31 अक्टूबर को 2019 को ये क्या बन गया? दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख. और यूनियन टेरिटरी बन गया, डाउनग्रेड होके ये भी यूनियन टेरिटरी बन गया. अभी बताऊंगा ये सब, बस अभी याद रखिए, यूनियन टेरिटरी दिल्ली की तरह हो गया. ऐसे ही हमने आंध्र प्रदेश के दो टुकड़े किए. आंध्र प्रदेश पहले क्या था? स्टेट था. आंध्र प्रदेश स्टेट था. आंध्र प्रदेश के दो टुकड़े किए, एक तेलंगाना बना, तेलंगाना, और एक दूसरा क्या? आंध्र प्रदेश. कब बना? किस डेट को बना, बता सकते हैं? 2 जून 2014. तो आप देख रहे हैं स्टेट टूट सकती हैं. तो हमारा यूनियन का नेचर क्या है? इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन. इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. इतना समझ में आ गया भूपेन जी? ये समझ में आ रहा है? आंध्र प्रदेश बोलता कि नहीं, मैं तो देश से बाहर जाना चाहता. नहीं जा सकते बेटा, देश से बाहर नहीं जा सकते. आपको कोई समस्या हमें बताओ. ठीक है? अगर आपको, जैसे मान लीजिए सीधी सी बात है, उत्तराखंड को यूपी से प्रॉब्लम थी. पहले उत्तराखंड यूपी के साथ था, यूपी का पार्ट हुआ करता था. उत्तराखंड ने बोला कि यूपी जो है ना प्लेन एरिया है. ठीक है? और हमेशा यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहीं का प्लेन एरिया का ही चीफ मिनिस्टर बनता है. और हम पहाड़ी लोग हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होती हैं. उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है तो हमारी प्रॉब्लम्स प्लेन एरिया की प्रॉब्लम से अलग हैं. और हमारी प्रॉब्लम्स को प्लेन एरिया का चीफ मिनिस्टर कौन बनता है? मायावती बनती है, मुलायम सिंह बनते हैं, कल्याण सिंह बनते हैं. ये लोग समझते नहीं पहाड़ी प्रॉब्लम को कि पहाड़ी एरिया की प्रॉब्लम क्या होती है. तो बोला हम नहीं रहना चाहते यूपी के साथ. तो हमने क्या किया? उत्तराखंड को अलग कर दिया. कोई बात नहीं, ठीक है, तुम अलग हो जाओ. लेकिन ये बोलता उत्तराखंड कि मैं इंडिया से अलग होना चाहता हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल. जैसे नागालैंड पहले बोलता था कि नहीं, मैं इंडिया से अलग होना चाहता हूं. नहीं पॉसिबल है. आप ठीक है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं. क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? हमारा संविधान बोलता है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. याद रहेगा. ऐसे ही झारखंड को प्रॉब्लम थी बिहार से. झारखंड बोल रहा था हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, सारा एक्सप्लॉयटेशन बिहार कर रहा है. तो हमने झारखंड को बिहार से अलग कर दिया, स्टेट के टुकड़े कर दिए. छत्तीसगढ़ को एमपी से प्रॉब्लम थी, हमने छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया. कोई दिक्कत नहीं है. तो हमारी स्टेट्स टूट सकती हैं, बोला ना, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. लेकिन यूनियन नहीं टूट सकता. हमारा यूनियन ऐसा है. और यूपीएससी क्या है बेटा? यूपीएससी 1926 में बना था. इसको पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते थे, आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं. ठीक है? एंड यूपीएससी में जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी में वो दो तरह की सर्विसेज होती हैं. एक होती है ऑल इंडिया सर्विसेज. ऑल इंडिया सर्विसेज. ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज.
ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, इनको ऑल इंडिया सर्विसेज बोला जाता है। आईएएस की फुल फॉर्म क्या होती है भूपेन जी? आईपीएस की, आईएफएस की, इंडियन फॉरेन नहीं, इंडियन फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। मतलब इनमें अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी इंडिया में हो सकती है। एक दूसरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज बोलते हैं। सेंट्रल सर्विसेज में इंडियन फॉरेन सर्विसेज आती है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जो आप समझ रहे हैं एम्बेसडर बनते हैं। तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज है, फॉरेन सर्विसेज, वो ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो आईएफएस बनते हैं, ठीक है, वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं। इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, ठीक है, ये सारी सर्विसेज। आईआरएस बनते हैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। आईआरएस दो होते हैं, एक तो होता है इनकम टैक्स वाला आईआरएस और एक होता है कस्टम वाला आईआरएस। तो दो ऑफिसर बनते हैं आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज जो इस जॉब में है उनको हम बोलते हैं सेंट्रल सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं। डिफरेंस क्लियर हो गया? ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। आगे समझ में बेटा? ठीक है। अब पॉइंट आता है कि हम यूपीएससी बेटा कैसे आईएएस बने। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम आईएएस बने कैसे, ठीक है, ये सीखना जरूरी है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या आदतें हों हमारी जिससे हम आईएएस बन जाएं। ठीक है, आईएएस बनने के लिए हमेशा एक चीज मैं बोलता हूं कि यूपीएससी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ गुड हैबिट्स। अच्छी आदतें डालनी पड़ेंगी। यूपीएससी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ गुड हैबिट्स। अगर मैथ्स पढ़ा हो तो फंक्शन होता है ना, F4 क्या होता है? फंक्शन। मींस अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो फिर आप यूपीएससी कर सकते हैं। आप कितने भी एवरेज बच्चे हों, कितने बिलो एवरेज बच्चे हों, लेकिन अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आप यूपीएससी कर सकते हैं। और अगर आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है तो आप कितने ब्रिलियंट हो, आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप उस चीज को नहीं कर सकते कभी। तो हैबिट्स, कौन कौन सी हैबिट्स चाहिए बेटा? गुड हैबिट्स चाहिए आपको, गुड हैबिट्स। एंड गुड हैबिट्स में क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट, नंबर 1, ये फर्स्ट हैबिट क्या होनी चाहिए आपकी गुड हैबिट्स की? अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट गुड हैबिट होनी चाहिए आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब रोज पढ़ना है आपको, डेली पढ़ना है। ठीक है, डेली आपको पढ़ना है। डेली क्या पढ़ना है बेटा? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन पढ़े और फिर उसके बाद गायब हो गए, 10 दिन के लिए पढ़ाई नहीं करी, तो फिर नहीं हो सकता यूपीएससी। रोज कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी, लगातार नियम के साथ। सो डेली आपकी हैबिट्स होनी चाहिए। डेली किस चीज की हैबिट होनी चाहिए? न्यूज़पेपर, जो डेली चीजें आती हैं, न्यूज़पेपर। डेली किस चीज की हैबिट होनी चाहिए? रिवीजन, जो पढ़ाया गया उसको रिवीजन करना है। डेली किस चीज की हैबिट होनी चाहिए? डेली रेगुलर बेसिस पे हैबिट होनी चाहिए करंट अफेयर्स को अपडेट करना, करंट अफेयर्स को अपडेट करना, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स को अपडेट करना, अपडेशन, करंट अफेयर अपडेशन, डेली ये हैबिट होनी चाहिए। न्यूज़पेपर, रिवीजन, करंट अफेयर्स अपडेशन, डेली यही होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहली हैबिट है कि आपको डेली पढ़ना है। और डेली पढ़ने का बेटा, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस बैच में हैं उसमें फुल टाइम ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा आपके पास, तो अगर 4 घंटे की क्लास यहाँ होती है तो उसके बाद कम से कम 8 या 10 घंटे जो भी पढ़ सके आप घर पे पढ़िए और चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि मुझे वहाँ याद आ जाएगा, वहाँ नहीं, आपको याद रखना है और कंसिस्टेंट पढ़ना है। डेली 8 से 8 घंटे का शेड्यूल घर पे बनाइए कि 8 आवर्स मुझे घर पे पढ़ना है। 4 घंटे सर पढ़ाते हैं, 12 घंटे हो गए, और बाकी जीवन में 12 घंटे जो भी करना है सो करिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज़्यादा 8-10 घंटे से ज़्यादा बेटा कोई पढ़ भी नहीं पाता। वो बेकार की बातें होती हैं कि मैं 12-14 घंटे पढ़ता हूँ।
8 घंटे क्लास के बाद 8 घंटे पढ़ लो, बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक आपके अंदर क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंसी। दूसरा होना चाहिए सर्च एंड रिसर्च की आदत, हैबिट ऑफ सर्च एंड रिसर्च। सर्च एंड रिसर्च, इसकी आदत होनी चाहिए बेटा, सर्च करने की आदत, क्योंकि अब वो टाइम चला गया है जो बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है, अब बुक से बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट बुक से मिलेगा, दूसरा स्टेटमेंट आपको सर्च करना पड़ेगा। तो हर चीज को सर्च और रिसर्च की हैबिट डालिए, ठीक है? सर्च करना है, रिसर्च करना है, याद करना है, ये सारी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है? सर्च एंड रिसर्च याद रहेगा। थर्ड इज राइटिंग प्रैक्टिस। जितना ज्यादा, मैंने बोला जो भी पढ़िए उसको लिखिए, बिना लिखे तो आपको याद ही नहीं होना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस, इससे दो चीजें होती हैं राइटिंग प्रैक्टिस से। एक तो बेटा स्पेलिंग मिस्टेक गलत नहीं होंगी, स्पेलिंग्स गलत नहीं होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स करेक्ट हो जाएंगी। दूसरा स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा? स्पीड, स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके पेपर में 20 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन में 250 वर्ड्स ऑन एन एवरेज लिखने होते हैं। तो टोटल 5000 वर्ड्स लिखने होते हैं एक पेपर में 3 घंटे में, 3 आवर्स। और 3 आवर्स का मतलब 180 मिनट्स। इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 26 वर्ड्स पर मिनट आ जाएगा। इतने वर्ड पर मिनट लिखने होते हैं, तो कितनी ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए, सोचना भी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके दिमाग में तो होता है लेकिन लिख नहीं पाते। अब लिख नहीं पाओगे तो फिर मार्क्स तो लिखने के मिलेंगे, दिमाग में तो बहुत चीज़ें हैं। सो आपके यहाँ जो है ना थिंकिंग है, उसको पेपर पे उतारना है। वो चीज़ कहाँ से आएगी? राइटिंग प्रैक्टिस से। थर्ड हैबिट होनी चाहिए आपके अंदर राइटिंग प्रैक्टिस। थर्ड हैबिट क्या होनी चाहिए? राइटिंग प्रैक्टिस। फोर्थ हैबिट होनी चाहिए रिवीजन एंड रिपीटिशन। जो भी पढ़ रहे हैं उसको टाइमली रिवाइज करिए। रिवीजन एंड रिपीटिशन ऑफ सेम थिंग अगेन एंड अगेन। रिपीटिशन ऑफ सेम थिंग अगेन एंड अगेन। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन, नहीं तो सब बेकार। रिवीजन के बिना बेटा मेमोरी क्या होती है? मेमोरी, देखिए कोई भी बच्चा ये बोले कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, शार्पनेस कुछ नहीं है। मेमोरी क्या है? जितना आप रिवीजन करेंगे उतना लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा। नहीं रिवाइज करेंगे नहीं याद रहेगा, ठीक है? सो रिवीजन, रिवीजन मस्ट बी देयर। एंड फिफ्थ इज एजिलिटी। एजिलिटी, एजिलिटी का मतलब होता है फुर्तीला होना, तेज होना। ऐसा नहीं कि बेटा एक काम को लगे हुए सुबह से शाम तक वही किए जा रहे हैं, ठीक है? एजिलिटी का होना क्या मतलब, क्या होता है कि वर्क ज्यादा करना है आपको, वर्क मोर इन लेस टाइम, कम टाइम में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा सिलेबस है, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक एजिलिटी होनी चाहिए, फुर्तीलापन होना चाहिए, तेजी होनी चाहिए, सुस्ती नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है? ये कैरेक्टरिस्टिक कभी नहीं होनी चाहिए बेटा, मतलब सुस्ती तो, लेजीनेस तो कभी नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ इज परसीवरेंस। सिक्स कैरेक्टर इज परसीवरेंस। परसीवरेंस, सिक्स कैरेक्टर इज परसीवरेंस। परसीवरेंस क्या होता है बेटा? परसीवरेंस का मतलब है धैर्य। धैर्य पता है बेटा ये परसीवरेंस क्या होना चाहिए? एक बार डिसाइड कर लिया कि यूपीएससी करना है तो बस यूपीएससी करना है, फिर धैर्य रखना है, क्योंकि रोज ना डेली आपको डर लगता है इस प्रिपरेशन में। डेली डेली आपको लगेगा कोई आ जाएगा बंदा, क्या कर रहे हो? यूपीएससी कर रहे हैं जी। वो बोलेगा यार उन्होंने 3 साल तैयारी की, उन्होंने 4 साल तैयारी की, उन्होंने 2 साल तैयारी की, उसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, ये बेकार, वो बेकार, ये बेकार। बहुत मुश्किल है। बोलने वाले बेटा बहुत कुछ बोलेंगे, इंसान ही करते हैं इसको, ऊपर से भगवान आके थोड़ी करता है यूपीएससी को। और मैक्सिमम लोग बेटा देखिए, आप हर साल कितने 700-800 लोग सेलेक्ट 800 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो बाकी लोग तो फेल होंगे ही होंगे ना। तो हाँ जी, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं बेटा? मैं आवाज नहीं सुनाई दे रही। सिखाते हैं सर कैसे ऊपर बनाया। मैं समझ नहीं पा रहा क्या कहना चाहते हो, बोलो।
सर लाइफ में जो फेलियर होते हैं वही सिखाते हैं हमें कि कैसे ऊपर हाँ, कैसे ऊपर उठना है। तो ये डरना नहीं है बेटा, जिंदगी में परसिवरेंस ये बोलता है धैर्य रखना है। अब आप ये सोचो धैर्य पता क्या होता है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट हमने शुरू किया, वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू कर दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू कर दिया, 15 दिन लगातार वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है, चल रही चल रही, ठीक है। या पॉलिटी गवर्नेंस शुरू कर दिया, महीनों तक बेटा पता चला एक 40 क्लास तो पॉलिटी गवर्नेंस की हो रही है, 50 क्लास। धैर्य रखना है चीजों में, हिम्मत रखनी है, डरना नहीं है। इस गेम में सबसे ज्यादा पता क्या होता है, रोज लोग डराते हैं आपको। रोज तैयारी जब करेंगे, रोज कुछ ना कुछ डर लगेगा, यार पता नहीं हो पाएगा मेरा, नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या होगा। रोज आपको ऐसा डर लगता है। इसमें इस प्रिपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो उस डर से आगे बढ़ना है, डरना नहीं है। आम आदमी सेलेक्ट करते हैं बेटा बिहार के, आपसे तो आपकी तो बहुत अच्छी एजुकेशन है, बिहार के बच्चों की एजुकेशन भी बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन उनके अंदर हिम्मत बहुत होती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है, हिम्मत बहुत ज़्यादा होती है। आपसे ज़्यादा परसिवरेंट होते हैं, आपसे ज़्यादा करेज होता है। तो इस गेम में करेज की जरूरत होती है, परसिवरेंस। आप ये सोचिए बेटा, आपको क्यों डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाए? डिस्ट्रिक्ट का मतलब आप पूरा डिस्ट्रिक्ट, आप मालिक हैं उसके, आप राजा हैं वहां के, डीएम हैं, तो आप क्या है? राजा हैं। आपको राजा क्यों बनाया जाए जब आप डरपोक किस्म के आदमी हैं? आप छोटी सी परेशानी आने पे डर जाते हैं, तो आपको क्यों राजा बना जाए? आप अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे, पूरे डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? तो परसिवरेंस होना बहुत जरूरी है, करेज होना बहुत जरूरी, फोर्टिट्यूड होना बहुत जरूरी है कि ठीक है प्रॉब्लम आएगी लेकिन मैं उसे सॉल्व करूंगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर जो एटीट्यूड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए कि प्रॉब्लम कुछ भी हो, ठीक है, मैं उसके सॉल्व करके दिखाऊंगा और सॉल्व करूंगा। क्योंकि आपके पास लोग प्रॉब्लम ही लेकर आएंगे बेटा, प्रॉब्लम ही लेकर आएंगे, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो परसिवरेंस होना चाहिए। 7th, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम्स को फेस करना है, उसको सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। 8th, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। इसके बाद होना चाहिए डेडिकेशन एंड डिवोशन। डेडिकेशन बेटा इस लेवल का डेडिकेशन होना चाहिए, पागल बनना पड़ता है इसके लिए। डेडिकेशन एंड डिवोशन, सिर्फ यही आपके जिंदगी का ध्येय बन जाना चाहिए कि यूपीएससी मुझे क्रैक करना है। डेडिकेशन एंड डिवोशन। इसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक डिसिप्लिन। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। इस डिसिप्लिन का मतलब है बेटा हर चीज फिक्स, राइट थिंग एट राइट टाइम। खाना कब खाना है, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं और कि बेटा कभी भी खाना खा रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं, कभी पढ़ नहीं रहे, कभी पिक्चर देखने चले गए, कभी दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। हर चीज का टाइम होना चाहिए। आपकी बॉडी को सरप्राइजेस नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। आपकी बॉडी को सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए, उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, सुबह 5 बजे उठ जाइए, ठीक है। हर चीज का टाइम फिक्स होना चाहिए, डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। आप ये मान के चलिए, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि मैं आईएएस बन गया हूं और मुझे आईएएस की तरह बिहेव करना है, ठीक है, एक आईएएस की तरह बिहेव करना है। और अगर ऐसा मानते हैं तब आप चीजों को कर पाएंगे। अगर इमेच्योर बच्चों की तरह बिहेव करेंगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। आपसे लोग घड़ियां मिलाएं बेटा कि ठीक है अब ये बंदा खाना खाने आया तो 12 बज गए होंगे, अब ये बंदा पढ़ने गया है तो 1 बज गए होंगे, अब ये बंदा सो रहा है तो 9 बज गए होंगे। देख के ऐसा, मतलब परिवार वाले, आपके घर वाले घड़ियां मिलाना शुरू कर दें कि अच्छा ये बंदा सोने जा रहा है तो इसका मतलब है अब 10 बज गए हैं, अब ये सोने जा रहा है, इसका सोने का टाइम हो गया, घड़ी देखने की जरूरत ना पड़े। इस तरह से आपका वेल डिफाइंड, ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा इस तैयारी के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो आपके अंदर होनी चाहिए वो बिल्कुल होनी चाहिए। आपका शेड्यूल होना चाहिए, शेड्यूलिंग होनी चाहिए आपकी लाइफ की। डिसिप्लिन का मतलब शेड्यूलिंग। इसके बाद 10th देखिए, 10th कैरेक्टरिस्टिक आपकी लाइफ में क्या होनी चाहिए? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि काम बहुत करना है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। टाइम मैनेजमेंट, तो किस टाइम पे क्या करना है ये फिक्स होना चाहिए। और ये कहां से आएगा? एजिलिटी से आएगा। जब आप फुर्तीले होंगे, आलसी होंगे तो टाइम मैनेजमेंट क्या है, यार छोड़ो यार आराम कर लेता हूं मैं, ठीक है।
एजिलिटी, फुर्तीले होने से होगा। टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ का टाइम, मेरा हिस्ट्री का टाइम है, मेरी क्लास का टाइम है, मुझे ये करना है इस टाइम पे, हर चीज़ का टाइम। मैंने बोला ना, आप बेटा ऐसे हो जाइए, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट ये होना। इवन टाइम मैनेजमेंट यहाँ नहीं, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे हमेशा याद रखिए, यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन करते हैं ना बेटा, तो आप वो जो घड़ी आती है ना डिजिटल वॉच, देखा ना डिजिटल वॉच, देखी नहीं देखी? बच्चे पहनते हैं बेटा, जिसमें मिनट और सेकंड की वैल्यू होती है, देखी तो होगी डिजिटल वॉच। हाँ, उसको पहनिए बेटा, उससे टाइम हमेशा मिनट मिनट का वैल्यू होना चाहिए आपके लिए। क्योंकि आप जब एग्जाम दे रहे होंगे ना, तो एक क्वेश्चन आपको 7 मिनट में कर देना है, 7 से 9 मिनट में उस क्वेश्चन को पढ़ भी लेना है, समझ भी लेना है, 250 वर्ड भी लिख देने हैं। अगर वहां टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो 4 क्वेश्चन छूट गए, और 4 क्वेश्चन छूट गए तो बस गए आप, अगले साल आना फिर। तो इसलिए जरूरत है एजिलिटी, फुर्तीला होने की जरूरत है, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी। इन सब चीज़ों से ना आपका बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की सॉल्व हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी की जो जितनी प्रॉब्लम है ना, वो सब खत्म हो जाएंगी इसी के साथ, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। पहले बेटा हमेशा पहले बोलते थे ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब ऐसा नहीं चलेगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विंस द रेस, ऐसा नहीं चलेगा। अब ये स्लो वर्ड को करना पड़ेगा फास्ट एंड स्टडी, फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। आप 5G के एरा में आने वाले हैं बेटा, 5G, 5th जनरेशन, सबकी स्पीड बढ़ती जा रही है। आप नैनो युग में रह रहे हैं बेटा, इस टाइम पे नैनो, कल परसों न्यूज़पेपर में आया था नैनो यूरिया, हाँ एग्रीकल्चर में यूज किया जाएगा नैनो यूरिया। आप उस युग में आ चुके हैं, उस एज में आ चुके हैं जहां स्पीड ही वैल्यू है, स्पीड मैटर्स, स्पीड ही मैटर करता है। अगर आपकी स्पीड ठीक नहीं है तो आप ठीक नहीं है, सीधी सी बात। सो अपने आप को एजाइल बनाना है, तेज बनाना है, फुर्तीला बनाना है। और नॉलेज बेटा ऐसा नहीं होता कि एक दिन में नॉलेज आ जाएगी सारी, नहीं आएगी। नॉलेज कम्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे धीरे आती है, जैसे बूंद की तरह आती है। नॉलेज कम्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप आती है, धीरे धीरे आती है। और यूपीएससी बेटा एक गेम है, सीधी सी बात है, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक बकेट है, इस बकेट को नॉलेज से फुल कर देना है। जिस दिन ये बकेट नॉलेज से फुल हो जाएगी, नॉलेज से फुल हो जाएगी, उस दिन आपका सिलेक्शन यूपीएससी में हो जाएगा, यूपीएससी में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर ये बकेट खाली रह गई तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नॉलेज होता क्या है बेटा? नॉलेज की जब हम बात करते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं नॉलेज, नॉलेज है क्या? नॉलेज बेसिकली होता क्या है? नॉलेज इज इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है, उसी को हम नॉलेज बोलते हैं बेटा, वही नॉलेजेबल है। जैसे सीधी सी बात बता रहा हूं आपको, इंफॉर्मेशन, मान लीजिए कोई हम चीज पढ़ा रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है, उसको प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है, वो एक्सपीरियंस से आता है, वो एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। वो किससे आता है? एक्सपीरियंस से आता है। जैसे सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं, मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूं बेटा, वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वुड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कॉन्सेप्ट है, ये बचपन से सब जानते हैं, लकड़ी जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अभी आपने पढ़ लिया, मान लीजिए मुझे करंट लग गया, मैं कहीं पे चिपका हुआ हूं बेटा, तो आपने पढ़ा, सबने पढ़ा कि 4-5 बंदे खड़े हैं, एक बंदा गया उसको पकड़ के खींच रहा है, वो उसको भी करंट लग गया, पढ़ा उसने भी है, इंफॉर्मेशन उसे भी है, वुड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन उन्हीं 4 बंदों में एक बंदा गया जिसने लकड़ी उठाई और मारा उसके हाथ पे, वो हाथ टूट गया, करंट खत्म, बच गया वो बंदा।
सो एक्सपीरियंस, सीधी सी बात है बेटा, ये एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना है, तब नॉलेज बनती है। आपको जो इंफॉर्मेशन दी जाएगी ना, बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन हम पढ़ा रहे हैं, जो आप यहां सिलेबस में पढ़ोगे, उसका प्रैक्टिकली यूज करना है फील्ड में। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो इंफॉर्मेशन को आपको नॉलेज में कन्वर्ट करना है, ये नहीं कि इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है ही नहीं आपको। तो आपको नॉलेजेबल बनना है, इंफॉर्मेटिव नहीं। इंफॉर्मेशन तो बेटा वैसे तो गूगल कर लो, आजकल तो मिनट में सब कुछ दिख जाता है, आप गूगल करो, इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी। लेकिन वो इंफॉर्मेशन यूज कैसे हो, ये सीखना है आपको। उस इंफॉर्मेशन को कहाँ, राइट प्लेस कहाँ है जहाँ पे, ठीक है, उसको यूज करना है हमें। तो आपको नॉलेजेबल बनना है, अपनी बकेट को, नॉलेज की जो बकेट है उसको फुल करना है। जिस दिन फुल हो गई, अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, रीडिंग हैबिट डेवलप करनी, क्योंकि पढ़ना बहुत है, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी है। रीडिंग हैबिट्स वो धीरे धीरे हो जाएगी। रीडिंग हैबिट्स एंड रीडिंग स्पीड, रीडिंग स्पीड भी इंक्रीज करनी है। इन दोनों को इंक्रीज करना है, ठीक है, ये दोनों को क्या करना है, इंक्रीज करना है। इन दोनों को इंक्रीज करना है आपको, इन दोनों को इंक्रीज करना है बेटा आपको। तो रीडिंग हैबिट्स एंड रीडिंग स्पीड, इन दोनों को इंक्रीज करना है। रीडिंग हैबिट्स एंड रीडिंग इन स्पीड, राइटिंग स्पीड को इंक्रीज करना है, और वो प्रैक्टिस से आएगा। राइटिंग स्पीड, हमेशा ना अपना पेन फिक्स कर लीजिए। वैसे मैं बोलता हूं बेटा, एक पेन आता है हाईटेक, एक हाईटेक पेन आता है V7, 0.7 होता है, अभी मेरे पास है नहीं, मैं दिखाता आपको। जनरली इस पेन से लिखने की हैबिट डालिए। बूढ़े लोग चेक करते हैं, और जब बूढ़े लोग चेक करते हैं तो बेटा बूढ़े लोगों को थोड़ा सा चमकने वाले वर्ड्स दिखने चाहिए, बूढ़े हो जाते हैं तो उनको अच्छा लगना चाहिए। हाईटेक V7 0.7 ये आता है पेन आपका। ये ब्लैक, दो कलर यूज करने चाहिए आपको, एक ब्लैक कलर और एक ब्लू कलर। एक कलर से भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लैक कलर जरूरी है। ब्लैक कलर से हमेशा हेडलाइन डाली जाती है और ब्लू कलर से लिखा जाता है, ठीक है, ब्लैक कलर ब्लू कलर, दो V7 0.7 हाईटेक, ये पेन आता है। राइटिंग स्पीड, इससे राइटिंग स्पीड बनाइए अपनी, इस पेन से अपनी राइटिंग स्पीड बनाइए, और पेन को फिक्स कर दीजिए। ऐसा नहीं कि बेटा पेन चेंज कर रहे हैं, कभी रिनोल्ड का पेन ले रहे हैं, कभी वैसे 2 रुपए का पेन ले रहे हैं, कभी ऐसे ले रहे हैं, इस तरह से नहीं। जब इतना खर्चा कर रहे हैं तो पेन पे भी खर्च करिए बेटा, ठीक है, इतना सारा खर्च कर रहे हैं तो पेन पे भी खर्च करिए, और पेन को फिक्स करिए। अपना हथियार फिक्स होना चाहिए, हाथ बैठ जाता है उस पर, उसी स्पीड से लिखेंगे आप, उसी स्पीड से लिखेंगे, उससे राइटिंग बैठना शुरू हो जाएगी, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अपने पेन को फिक्स कर दीजिए। मैंने बोला ना, सब चीज़ों को फिक्स करिए कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ये आदतें होती हैं बेटा, एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स की ये आदतें होती हैं, और होनी चाहिए, नहीं तो सब धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। पता चला नया पेन यूज़ कर लिया वहाँ जाके आपने, आपकी उस पर हाथ ही नहीं बैठा, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं बेटा, इतना लिखना पड़ता है कि हाथ सूज जाते हैं, हाथ सूज जाते हैं उनके, ऐसा भी होता है। क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होते हैं, 3 घंटे का, सुबह 9 से 12 और 2 से 5, 6 घंटे लिखना पड़ता है, एक दिन में 6 घंटे लिखना है। तो इसलिए तो मैं बोलता हूँ, जो भी पढ़ो उसको लिखो, हमेशा लिखने की आदत डालो। 6 घंटे, कई बार बच्चों के हाथ सूज जाते हैं, दूसरा पेपर अगले दिन होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है उन्हें, उंगलियां बेटा सूज जाती हैं उनकी। सो राइटिंग स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। क्रिएटिविटी होनी चाहिए बेटा आपके अंदर, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब होता है बेस्ट प्रेजेंटेशन, कि अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी नॉलेज को प्रेजेंट किस तरह से किया जाए, बेस्ट प्रेजेंटेशन। बेस्ट प्रेजेंटेशन का मतलब पता क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये है, इस तरह से ऐसे बॉक्स बना के प्रेजेंट किया, बात वही है, लेकिन प्रेजेंटेशन आपका कैसा है इस चीज पे मैटर करता है, जिससे एग्जामिनर को बहुत आसानी हो। सो क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, क्रिएटिविटी होनी चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट इज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। 14th इज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। पूछने की आदत होनी चाहिए बेटा, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ऐसा नहीं कि बस पूछ ही नहीं रहे, रीजनिंग करने की, वाई। ये जो WH फैमिली के क्वेश्चन है ना, हु, व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, ये सब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बेटा, हर चीज। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। 15th, या आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेड बन जाना चाहिए हर चीज में, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीजनिंग क्या है। मैन ऑफ विजडम, आप बेटा मैन ऑफ विजडम होने चाहिए। मैन ऑफ विजडम का मतलब होता है, विजडम मीन्स एबिलिटी टू डिसाइड। विजडम की डेफिनेशन होती है एबिलिटी टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग, जब आप DC बनते हैं, DM बनते हैं, तो आपके अंदर यही एबिलिटी होनी चाहिए कि डिसाइड करने की, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। एबिलिटी टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर आप डिसाइड ही नहीं, डिसीजन ही नहीं कर पाते, आप डिसाइसिव नहीं है, तो फिर क्या करेंगे डिस्ट्रिक्ट में बैठ के? आपको DM क्यों बनाया जाए? आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। आपको वहां किस लिए बिठाया गया बेटा? काम करने के लिए क्या? फाइल उठाने के लिए नहीं रखा गया। फाइल उठाने के लिए तो और लोग मिलेंगे, सिर्फ डिसीजन लेने के लिए। सबसे मुश्किल काम होता है डिसीजन लेना, सबसे मुश्किल, सबसे डिफिकल्ट काम अगर कोई है तो डिसीजन लेना। बेटा लोग इंडिया में नौकरी क्यों करना चाहते हैं, जॉब क्यों करना चाहते हैं? जॉब सीकिंग इसलिए होते हैं कि जॉब सीकिंग में डिसीजन कम लेने पड़ते हैं। बिजनेस करने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि बिजनेस में हमेशा हर पॉइंट पे डिसीजन लेना पड़ता है। कभी गलत हो गया तो बर्बाद हो गए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस, सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस होती है। और आपके डिसीजन, आपके एक डिसीजन से पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर 2-3 लाख लोग हैं, उन सब पे फर्क पड़ जाएगा। उन सब पे या तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा, अगर सही डिसीजन ले लिया पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा। आपके एक डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट का बेटा प्रोग्रेसिव डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, रिग्रेसिव भी हो सकता है। तो इसलिए मैन ऑफ विजडम होने चाहिए, आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ये डिसाइड करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। मैन ऑफ विजडम, विजडम का मतलब यही होता है। फिर उसके बाद देखिए 16th, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बीमार ही रहते हो हमेशा, कैसे काम करेंगे फिर? फिजिकल स्ट्रेंथ। कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, कैपेबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए क्या कर सकते हैं आप अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए? एबिलिटी और कैपेबिलिटी में यही डिफरेंस होता है बेटा। एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट। एक्सरसाइज करना चाहिए आपको, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, जिससे आप बीमार ना पड़े। नहीं तो बेटा इतना सिलेबस है, रोज नया सिलेबस, रोज नए क्वेश्चन, सब कुछ नया, तो फिर कैसे बीमार रहेंगे? 10 दिन बीमार रहेंगे, 10 दिन का न्यूज़पेपर छूट गया। एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, योगा। कैपेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? योगा करिए, प्राणायाम करिए, योगा, प्राणायाम, प्राणायाम करिए, प्लस रीडिंग ऑफ बुक्स। रीडिंग ऑफ बुक्स, देखो माइंड के लिए पता है बैलेंस डाइट क्या होती है? बुक्स ही होती है। रीडिंग ऑफ बुक्स फ्रॉम डाइवर्सिफाइड फील्ड, फ्रॉम डाइवर्सिफाइड फील्ड, डाइवर्सिफाइड फील्ड। तो बुक्स पढ़िए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से। ऐसा नहीं कि बेटा आप UPSC जैसे सोने जाते हैं तो सोने से पहले
आप ऐसी कोई बुक पढ़िए जो यूपीएससी से रिलेटेड ही ना हो। आधे घंटे, रोज आधा घंटा हैबिट डालिए कि सोने से पहले मुझे क्या करना है। जैसे मान लीजिए इंडिया विजन 2020 है, एपीजे अब्दुल कलाम की इंडिया विजन 2020, ये बुक पढ़ूंगा मैं। जब ये खत्म हो जाएगी तो दूसरी कोई बुक ले लूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडियन एशियन ड्रामा ले लूंगा, एशियन ड्रामा। तो इस तरह से बुक जो यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है, अलग अलग फील्ड से, इन्वायरमेंट से, पॉलिटिकल साइंस से, फिलॉसफी से, ठीक है, धर्म से, रिलीजन से, आधा घंटा सोने से पहले, हाफ एन आवर बिफोर स्लीपिंग, आप इस तरह से अपने माइंड को डिफरेंट ओरिएंटेशन में लेकर जाइए। मोटिवेटिंग बुक पढ़िए, कोई मोटिवेशन की बुक हो, कोई पोयम हो मोटिवेट जो करती हो आपको, वो पढ़िए। जिससे, क्योंकि आपको रोज मोटिवेशन की जरूरत है, डेली मोटिवेशन की जरूरत होती है, कॉन्स्टेंट मोटिवेशन की जरूरत होती है इस फील्ड में, ठीक है। तो जिससे आप मोटिवेटेड रहें, और सोएं तो मोटिवेटेड होकर सोएं, और जब उठें तो एकदम एनर्जी के साथ उठें कि आज मुझे ये कर देना है। तो इस ऐसे एबिलिटी इंक्रीज की जाती है, ऐसे कैपेबिलिटी इंक्रीज की जाती है, ठीक है। एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी दोनों को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी बेटा, एबिलिटी और कैपेबिलिटी दोनों ही इंक्रीज करना पड़ेगा आपको। भूपेंद्र जी, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो अपने जहां पे आप पढ़ते हैं, स्टडी रूम है जहां पे भी टेबल है, उस पे क्या करिए, सामने ऐसे चार्ट लगा दीजिए, जो खाली चार्ट आते हैं ना, खाली चार्ट लगा दीजिए, उसमें इंफॉर्मेशन लिखते रहिए, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जिसको फ्रीक्वेंट रिवीजन की जरूरत है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसको फ्रीक्वेंट रिवीजन की जरूरत है, फ्रीक्वेंट रिवीजन की जरूरत है, उसको वहां फिक्स कर दीजिए, बार बार रिवाइज करिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी जरूरत होती है, ठीक है। आपको फिगर्स याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो बार बार भूल जाओगे, नंबर्स हैं, नंबर्स भूल गए तो उनको लिख लिया यहां पे, उनकी जरूरत पड़ती है आपको, तो उसको लिख लिया, ठीक है। हमेशा याद रखिए बेटा, अपने पास जो बुक्स हम बोलते हैं बस उतनी बुक्स रखिए, लेस बुक्स होनी चाहिए, बुक्स कम होनी चाहिए, लेस बुक्स, मोर नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन, मोर नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन, ज्यादा बार उसको रिवाइज करिए। बुक्स कम होनी चाहिए, उनको रिवीजन बहुत बार करिए। एक ही बुक को 10-10 बार पढ़े होना चाहिए। एक बुक ऐसी हो जिसको आपने 10 बार पढ़ रखा हो, ऐसा ना हो कि 10 बुक हो एक बार पढ़ा, कोई फायदा नहीं। एक बुक रखिए, 10 बार पढ़िए। लक्ष्मीकांत जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, तो उसको 10 बार पढ़ लीजिए। ऐसा मत करिए कि पॉलिटी के लिए 10 बुक ले रहे हैं फिर उसको बार बार पढ़ रहे हैं, वो एक बार पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं हो। एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, तब आपके दिमाग में वो बैठेगी। तो लेस बुक्स होनी चाहिए, मोर नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन सबसे ज्यादा होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए ये बुक मैं 10 बार पढ़ चुका हूं, ठीक है। और बुक में हमेशा याद रखिए कनेक्टिविटी, जब आप बुक को कंप्लीट कर देते हैं ना, तो कनेक्टिविटी आपके दिमाग में आती है कि अच्छा ये इसलिए हुआ था। कनेक्टिविटी करना है हमेशा, ज्योग्राफी को हिस्ट्री से, हिस्ट्री को एनवायरनमेंट से, ठीक है। कनेक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, ये होना बहुत जरूरी है। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते ना चीजों को, तो दिक्कत होगी। कनेक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, और कनेक्टिविटी कब आएगा? जब आप ज्यादा बार रिवीजन करेंगे। जितनी ज्यादा बार रिवीजन करेंगे, मोर रिवीजन, कनेक्टिविटी आपके अंदर अपने आप आना शुरू हो जाएगी, क्रिएटिविटी आपके अंदर अपने आप आना शुरू हो जाएगी। कनेक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी आपके अंदर अपने आप आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये लक्षण होने चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, थिंकिंग हैबिट, एनालिटिकल स्किल। नेक्स्ट इज एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल, आपके अंदर हर चीज की एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। एनालिटिकल स्किल का मतलब, किसी चीज के मान लीजिए एक्स है, तो इसके प्रोज क्या होंगे, इसके कॉन्स क्या होंगे, इसका एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, ये आपको सब पता होना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या होगा, ठीक है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका पोटेंशियल क्या है, स्कीम का पोटेंशियल क्या है,
क्या कर सकती है आखिर में ये, ठीक है। इसका इस इवेंट का स्वोट एनालिसिस होना चाहिए आपके पास। स्वोट एनालिसिस बोलते हैं, स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी इससे, और थ्रेट क्या है, थ्रेट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्वोट एनालिसिस होना चाहिए इसका, ठीक है। स्वोट एनालिसिस, तो एनालिटिकल स्किल इसको बोलते हैं। आपके अंदर एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, क्योंकि वहां क्वेश्चन एनालिसिस के ही आते हैं। क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही पूछेगा, इसका एडवांटेज बताओ, इसका डिसएडवांटेज बताओ, इसका प्रोज बताओ, इसका कॉन्स बताओ, इसका पोटेंशियल बताओ, इसका इंपैक्ट बताओ, इसका स्ट्रेंथ बताओ, इसका वीकनेस बताओ, इसकी अपॉर्चुनिटी बताओ, इसकी थ्रेट बताओ, यही सब पूछेंगे। तो आपके अंदर एनालिटिकल स्किल होना बहुत जरूरी है। एनालिटिकल स्किल नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद ये सब करने के लिए, एनालिटिकल स्किल के लिए आपको सबसे उससे भी ज्यादा जरूरत है एनालिटिकल स्किल, थिंकिंग हैबिट, सोचने की आदत होनी चाहिए। थिंकिंग हैबिट, डम्ब नहीं होने चाहिए बेटा, सोचने की आदत होनी चाहिए। थिंकिंग हैबिट ये डेवलप करनी है, नहीं है तो करिए डेवलप, ठीक है। ऐसे ही बेटा इसके बाद होता है क्रैमिंग इज द, कई बार क्या करना पड़ता है आपको, क्रैम करना पड़ता है, रटना पड़ता है। अब रटना पड़ेगा ही बेटा, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको रटना पड़ेगा, हर चीज समझ नहीं सकते, उसको रटना पड़ेगा। क्रैमिंग इज द फर्स्ट स्टेप, इज द फर्स्ट स्टेप टू ऑफ लर्निंग, फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। क्रैमिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। जैसे मान लीजिए 1 2 3, आपने बचपन में कैसे बेटा रट्टा ही तो मारा था, कौन सा आपको समझ में आता था उस टाइम पे? उस टाइम पे तो बस टीचर थे, वो बोल देते थे 1 to 100 याद करो, 1 2 3 4 5, आप बार बार सुनते रहते थे, बार बार बोलते रहते थे। हमेशा ना चीजें सुन के याद होती हैं, पहले सुना जाता है फिर याद होती है। श्रुति बोलते हैं, इस टेक्निक को श्रुति बोलते हैं। तो पहले आप रटते थे, क्रैमिंग किया, फिर बाद में जब बड़े हुए तो समझ में, अच्छा 10 का मतलब ये होता है, 11 का मतलब ये होता है, 2 का मतलब ये होता है, ठीक है। तो क्रैमिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। कुछ चीजों को आपको क्रैम करना पड़ेगा, वो जरूरत है बेटा, इसकी एग्जाम की जरूरत है, बिना क्रैम किए वहां लिखोगे कैसे? तो क्रैम करना पड़ेगा, तो ये आपको जरूरत पड़ेगी क्रैमिंग की। क्रैमिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। इसके बाद कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है। कीवर्ड्स जब भी आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहां कुछ कीवर्ड्स लिखे रहते हैं। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिखा होगा, ये कीवर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो आज की जनरेशन भी यूज कर सके और आगे की जनरेशन भी यूज कर सके, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट लिखा रहता है, ये सब कीवर्ड्स होते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका फायदा सबको हो, ऐसा ना हो कि अमीर लोगों को प्रॉफिट हो, गरीब लोग बेचारे भूखे मर जाएं। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये सब क्या है? कीवर्ड्स है। ऐसे कीवर्ड्स को जैसे लीन एंड थिन गवर्नमेंट, लीन एंड थिन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का साइज कम होना चाहिए, यानी ज्यादा एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। तो ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं। सो हमेशा जब भी पढ़ रहे होते हैं तो कीवर्ड्स को नोट करिए, एक रजिस्टर बनाइए या कॉपी बनाइए, उसमें से वो रट्टा मारिए, उनको याद करिए, जिससे कि आप लिख सकें उनको कहीं पे। कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद 24th देखिए, 24th कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, हेडलाइन पढ़ रहे हैं, तो उसमें कीवर्ड्स होंगे, 100% होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा 24th, प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। कोई भी टॉपिक मान लीजिए मैंने पढ़ा दिया, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स करिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर प्री और मेंस दोनों के आते हैं। प्री का भी आता है, प्रीवियस ईयर 25 ईयर्स आता है, और मेंस का भी आता है। प्री का आता है न्यू विशाल पब्लिकेशन का, न्यू विशाल पब्लिकेशन, इस कंपनी का ही लेना, न्यू विशाल पब्लिकेशन, 25 ईयर्स, 25 ईयर्स ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ये। मेंस का भी इसी कंपनी का आता है, न्यू, इसके दो आते हैं बेटा, एक तो सॉल्ड आता है, एक अनसॉल्ड आता है। सॉल्ड नहीं लेना, अनसॉल्ड लेना मेंस का। इसका तो सॉल्ड लेना है, इसका सॉल्ड लेना है, सॉल्ड लेना है, इसका सॉल्ड होना चाहिए,
और इसका अनसॉल्व, इसका न्यू विशाल पब्लिकेशन का, न्यू विशाल पब्लिकेशन अनसॉल्व्ड मेंस ईयर, अनसॉल्व्ड सब्जेक्ट वाइज, सॉरी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आता है वैसे तो, अनसॉल्व्ड टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज पेपर्स, ये आपको लेना है इन दो कंपनी का। सॉल्व मत लेना, इसका सॉल्व मत लेना, अनसॉल्व लेना, यहां अनसॉल्व लेना है क्योंकि सॉल्यूशन तो बेकार होते हैं बेटा, अनसॉल्व लेना है आपको, ठीक है। हमेशा याद रखिए कुछ चीजें ना आपके टेबल पे रहनी चाहिए बेटा, टेबल पे हमेशा रहनी चाहिए। जैसे टेबल पे क्या क्या रहना चाहिए जहां पे बैठते हैं, एक तो न्यू विशाल पब्लिकेशन का प्री का पेपर, न्यू विशाल पब्लिकेशन प्री के प्रीवियस ईयर रहने चाहिए। दूसरा न्यू विशाल पब्लिकेशन मेंस का रहना चाहिए, मेंस का प्रीवियस ईयर रहना चाहिए आपके टेबल पे। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि हमेशा जरूरत पड़ती है इसकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसकी एक बुक आती है बेयर एक्ट की, बेयर एक्ट, छोटी वाली नहीं मोटी वाली रहनी चाहिए बेटा, पीएम बख्शी आती है, उसका राइटर का नाम है पीएम बख्शी, बेयर एक्ट, ये हमेशा रहना चाहिए। फोर्थ जहाँ पे आप बैठते हैं उसके सामने, जैसे स्कूल में जाने का ड्रेसिंग सेंस होता है ना, ऐसे यूपीएससी के बच्चे का भी ड्रेसिंग सेंस होता है, तो जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप, एक इंडिया का मैप, पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों होने चाहिए, इंडिया वर्ल्ड, पॉलिटिकल एंड फिजिकल दोनों मैप होने चाहिए, पॉलिटिकल मैप भी होना चाहिए, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप, ये दो चीजें होना बहुत जरूरी है। फिजिकल मैप जिससे आप उन लोकेशन को देख सकें, ठीक है, उन लोकेशन को देख सकेंगे, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, ठीक है जी। ये चार चीजें बेटा जब आप पढ़ते हैं ना तो टेबल पे रहनी चाहिए हमेशा, जिससे कि पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकें कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे उसमें, प्रीवियस ईयर आया क्या क्या था वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, किससे टॉपिक, जर्मन रिवोल्यूशन से आते हैं या फिर ठीक है रशियन रिवोल्यूशन से क्वेश्चन आता है, या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से आता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड से आता है, सोशलिज्म से आता है, कम्युनिज्म से आता है, कैपिटलिज्म से आता है, तो किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो आपको ध्यान देना है, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। ये चार चीजें हमेशा आपके टेबल पे रहनी चाहिए, ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक से तैयारी करना चाहते हैं तो। और हमेशा अपग्रेड होते रहना, देखना कि पिछले साल क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है। 25 देखिए बेटा, प्रैक्टिस एज मच एज टेस्ट फ्रॉम टेस्ट सीरीज, तो हमारी जो टेस्ट सीरीज चलती है उससे भी प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज में जो टेस्ट होते हैं उनको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस एज मच एज टेस्ट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, जितने आप कर सकते हैं तो उतने टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस एज मच एज टेस्ट फ्रॉम टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसके बाद 20, ये देखिए बेटा जितने टेस्ट, हम कोई टेस्ट छोड़ना नहीं है, प्री मेंस, ठीक है, नहीं लिख पाते कोई बात नहीं, 2-3 घंटे बैठ के देखिए, सोचिए तो सही आखिर है क्या, ठीक है, आखिर इसमें लिखना क्या था, जबरदस्ती अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए, सोचिए, सोचने की आदत डालिए, जब तक टेस्ट नहीं देंगे तब तक कुछ पता नहीं चलता कि आपने क्या पढ़ा और क्या आपको समझ में आया। जब तक मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे, जब तक आप टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे, देखिए अल्टीमेट परफॉर्मेंस मैटर करती है, ये मैटर नहीं करती आपको नॉलेज कितनी है, आप वहाँ उस नॉलेज को परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, पता चला नॉलेज तो बहुत है लेकिन वहाँ नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो क्या उसमें कोई पॉइंट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ में, उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं है बेटा। इफेक्ट क्या है, इसी चीज़ का इफेक्ट है कि आपको नॉलेज है, नॉलेज को आप यूज कर सकें। सो प्रैक्टिस एज मच एज टेस्ट फ्रॉम टेस्ट सीरीज, ठीक है, जितने टेस्ट कर सकते हैं उतने टेस्ट प्रैक्टिस करिए। 26 बोलता है बेटा, 26 बोलता है हैबिट टू इंप्रूव, ठीक है, हैबिट टू इंप्रूव, हमेशा कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए आज आपके 30 नंबर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, शुरू में जब तैयारी करेंगे तो इतना ही नंबर आएंगे, 20-30 शुरू में, लेकिन डरना नहीं है उससे,
परसीवरेंस रखना है कि अगली बार मैं इसी चीज का टेस्ट होगा हिस्ट्री का तो मैं 50 नंबर लेकर आऊंगा, उससे अगली बार मैं 70 नंबर लेकर आऊंगा, उससे अगली बार मैं 90 नंबर लेकर आऊंगा। ये जो स्प्रिट होती है अंदर एक्सीलेंस ऊपर उठने की, यही होती है बेटा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है, हम आगे बढ़ेंगे, ये जो हमारे अंदर भावना होती है, हमारे अंदर जो इमोशनल फीलिंग होती है, ठीक है, वो सबसे बड़ी बात होती है। हैबिट टू इंप्रूव, हैबिट होनी चाहिए आपके अंदर कि मैं इंप्रूव करूंगा, 100% इंप्रूव करूंगा। मैं हमेशा बोलता हूं एक्सीलेंस इज गॉड, एक्सीलेंस इज गॉड। ईश्वर क्या है? एक्सीलेंस। जो भी अपनी फील्ड में एक्सीलेंट पे है, वो कोई भी हो, चाहे बेटा वो एक इडली डोसा बनाने वाला है, अगर एक्सीलेंट इडली डोसा बनाता है तो वो भगवान के बराबर है। कोई सिंगर है, बहुत एक्सीलेंट गाता है, भगवान के बराबर है, क्योंकि उस एक्सीलेंस को अचीव करने में उसने बहुत मेहनत की होगी। कितनी मेहनत की होगी? सो एक्सीलेंस इज गॉड। सो ऑलवेज स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, ऑलवेज स्ट्राइव, ऑलवेज स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, ऑलवेज स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, एक्सीलेंस। और एक्सीलेंस कब आएगा? एक्सीलेंस को स्पेशलाइजेशन भी बोल सकते हैं। एक्सीलेंस कब आता है? रिपीटिशन ऑफ सेम थिंग अगेन एंड अगेन, रिपीटिशन ऑफ थिंग्स ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन, ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन, रिपीटिशन ऑफ थिंग्स ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। जैसे मैं आपको बता रहा हूं बेटा, मुझे पढ़ाते पढ़ाते क्या हो गया है, एक ही चीज बार बार रिपीट। आज ही देखो, यही लेक्चर 2 बार रिपीट हो रहा है, यही लेक्चर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज हो जाएंगे आप उस चीज के। और 2 बार क्या बेटा, कितनी बार मैंने बैच बनाए होंगे, कितनी बार बैच बनते हैं, उन सारे बैच में क्या होता है? यही सेम लेक्चर होता है, तो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं। रिपीटिशन ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन। रिपीटिशन क्या करती है? आपको स्पेशलाइज बनाती है, एक्सपर्ट बनाती है। सो रिपीट करिए चीजों को, बार बार रिपीट करिए, ये कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर होनी चाहिए। 27th इज ओबीडियंट। जो बताया जाए बेटा, जो भी इंस्ट्रक्टर है जो बता रहे हैं उसको मानिए। आप पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं, मैं हर साल देता हूं बेटा, 12 साल हो रहे हैं। ओबीडियंट, ओबीडियंट बनिए, क्योंकि आप इस चीज को पहली बार फेस कर रहे हैं, मैं हर साल फेस करता हूं। ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर कोई होमवर्क दिया जाता है तो ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट, ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट होमवर्क एंड असाइनमेंट, कंप्लीट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन द सेम डे, असाइनमेंट ऑन द सेम डे, सेम डे उसको कंप्लीट करिए, कल पे मत छोड़िए। कल पे छोड़ेंगे बेकार हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करिए, चाहे जागना ही क्यों ना पड़ जाए, कल सो लेना, लेकिन आज जरूर करो उसे कंप्लीट। ठीक है। हमेशा बेटा इन चीजों को ध्यान रखना है। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी हमेशा होनी चाहिए। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी क्यों होनी चाहिए? जैसे मान लीजिए मैंने कोई असाइनमेंट दिया, क्वेश्चन दिया, अब आपने क्या किया? गूगल से टेप लिया, गूगल से बिल्कुल एज इट इज लिख दिया आंसर, बिल्कुल वैसे ही लिख दिया जैसे गूगल में लिखा हुआ था। अरे बेटा, गूगल कोई मना थोड़ी कर रहा है गूगल करने के लिए, करो, लेकिन गूगल करने का मतलब ये नहीं होता बेटा वैसा ही लिख दो। अपने ही वर्ड्स में लिखो, जो समझ में आया वो लिखो, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखो। सो सिंसियरिटी, असाइनमेंट सिंसियरिटी। मान लीजिए असाइनमेंट दिया आपने, डायग्राम, एक बच्चा है डायग्राम ऐसे बनाता है, बिल्कुल सिस्टमैटिक सिंसियरिटी के साथ, एक बच्चा है ऐसे बना दिया, लो सर एहसान कर दिया सर पे। एहसान नहीं करना है बेटा, सिंसियरिटी। आपको आईएएस बनाने जा रहे हैं बेटा, वो ऐसा नहीं है जो चेक कर रहा है वो आपको एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप आईएएस बने, वो देखेगा यार ये तो आईएएस बनने लायक ही नहीं, क्या शीट पे लिखता रहता है, गंद मचा रखा है इसने। ठीक है। सिंसियरिटी होना बहुत जरूरी है, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी होना बहुत जरूरी है बेटा। बिना सिंसियरिटी के कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? ऑलवेज वॉच योर बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज, always watch
योर बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज जैसे बेटा बॉडी लैंग्वेज क्या है, मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, अब आप इधर उधर देखना शुरू कर दो, ऊपर इधर इधर ऐसे करना शुरू कर दो। ऐसे नहीं बेटा, सिस्टमेटिक ढंग से देना है। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना है, आप किस तरह से दिखते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है आपकी। ठीक है, कई लोग आंख बंद कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछो उनसे आंख बंद करके आंसर देंगे। कई लोग ऊपर देख के आंसर देते हैं, जैसे ऊपर आंसर लिखा हुआ है। ये सब नहीं, सेम सामने आई टू आई कांटेक्ट। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी ठीक होनी चाहिए, आपका बिहेवियर ठीक होना चाहिए। आप आईएएस बेटा, लोग पता है क्या बोलेंगे, आईएएस की तैयारी कर रहा है, देखो इसको तहजीब ही नहीं है, अकल ही नहीं है, कैसे बोलना है कैसे चलना है, कर रहा है आईएएस की तैयारी। ठीक है, तो आपका बेटा ऑलवेज वॉच योर बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियर चेंज नहीं होता बहुत जल्दी। मैंने बोला ना, अभी इंटरव्यू ले रहा था मैं बच्चों का, तो एक बच्ची हमेशा क्या करती है, जब भी क्वेश्चन पूछो तो जो लोअर लिप्स होते हैं उसके बाइट कर लेती है, ऐसे नहीं आता तो बाइट करने लग जाती है। तो आदत ही नहीं चेंज हो रही। कितने इंटरव्यू हो चुके हैं उसके। चेंज करना है, एकदम से थोड़ी चेंज कर पाओगे। इसलिए अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को, अपने बिहेवियर को नोटिस करना सीखो कि किस तरह से मैं बिहेव करता हूँ, मेरा बिहेवियर किस टाइप का है। तो ये चीज़ें नोटिस करने की है और उनको ठीक करना, रेक्टिफाई करना है। हमेशा याद रखें, स्पिरिट ऑफ रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, अपने आप को करेक्ट करने की आदत होनी चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करने की आदत होनी चाहिए, अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ ले जाने की आदत होनी चाहिए, क्रिएटिविटी की आदत होनी चाहिए। ठीक है, ये हैबिट्स, लर्निंग कर्व होना चाहिए, लार्जर लर्निंग कर्व। ठीक है, कोई भी नई चीजें मैं सीख लूंगा, आप सिखाओ मुझे, मैं सीख लूंगा। लर्निंग कर्व, क्योंकि आज जो पढ़ा रहे हैं बेटा, आज आईएएस आप मान लीजिए बन गए, 10 साल बाद थोड़ी ऐसा होगा, इन्वायरमेंट चेंज हो चुका होगा, आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी, नई चीजें भी सीखनी पड़ेंगी। तो आपका लर्निंग कर्व बहुत हाई होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर, कि मैं सीखने की आदत है, मेरे अंदर सीखने की आदत है। ठीक है, सो 31st, always increase your learning attitude, always increase your learning attitude, learning curve। आपका लर्निंग कर्व एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, ऐसे एक्सपोनेंशियल कर्व होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बुढ़ापे तक खत्म, जब तक जीवन रहे तब तक सीखूंगा मैं। ऐसा लर्निंग कर्व होना चाहिए आपका, एक्सपोनेंशियल लर्निंग कर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेटा यहां से गए पैराबोलिक, यहां तक तो सीखा, आईएएस बन गए, फिर गिर गया, फिर सीखना ही बंद कर दिया। ये नहीं होना चाहिए लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लर्निंग कर्व ऐसा होना चाहिए, लर्निंग टाइम के साथ इंक्रीज होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल। ठीक है जी। सो ये हैबिट्स होनी चाहिए बेटा, एक आईएएस ऑफिसर में होनी चाहिए। एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ये लिस्ट जो है ना, इसको बना के अपना चार्ट लगा के वहां लिख लेना और देखते जाना क्या क्या आपके अंदर है, क्या नहीं है, और क्या आपको इनकलकेट करना है। सो एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ये लर्निंग हैबिट्स आपके अंदर होनी चाहिए। ये चीजें, ये हैबिट्स आपके जीवन का पार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे तैयारी करते रहेंगे, कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, और ये सब चीजें बेटा जब मैं स्टूडेंट था मुझे नहीं समझ में आती थी। अब जब मैं टीचर बन गया हूं, इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, कई लोग सेलेक्ट हो गए हैं, कई लोगों को देखा है मैंने, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए, ये क्वालिटीज होनी चाहिए। धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है। तो ये एक्सपीरियंस बेटा, इतनी चीजें सीखने के लिए आपको 6 से 10 साल लग जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आज ही सीख लीजिए। ये मेरे एक्सपीरियंस से देखिए, अच्छा आदमी वो है जो बेटा खुद गड्ढे में ना गिरे, दूसरा अगर कोई गिर गया तो उससे सीख ले कि वहां गड्ढा है, वहां नहीं जाना। क्या मतलब है खुद ही गड्ढे में गिर जाए तो मेरा क्या फायदा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, मेरा कोचिंग का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। मेरा तो एडवांटेज जब मिलेगा ना, जब मैं आपको ये बता सकूं कि वहां गड्ढा है, वहां मत जाना,
गिर जाओगे। आप बोलो नहीं मैं तो जाके देखूंगा, मैं गिरूंगा उसमें। तो बेटा गिरना था तो मेरे पास क्यों आए? जाओ पहले ही गिर जाते। मेरे पास आए हो ना, तो बेटा मेरी गाइडेंस, जो भी गाइडेंस है, मेरा क्या, जो भी टीचर गाइडेंस देते हैं, जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है? वो गलत नहीं बोलेंगे। तो उस गाइडेंस को फॉलो करिए, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये जर्नी है, इट इज नॉट अ वन डे एग्जाम। ये कोई बेटा एक दिन का एग्जाम थोड़ी है, साल भर का एग्जाम होता है। पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। एक साल तो एग्जाम में ही लग जाता है, और एक साल की प्रिपरेशन होती है। 3 जून से आज बैच शुरू हो रहा है, 3 जून तक आगे चलेगा। एक साल की प्रिपरेशन, एक साल का एग्जाम, 2 साल तो वैसे ही हो गए। और अगर मान लीजिए फेल हो गए गलती से, तो फिर 1 साल और लगा लीजिए। इसलिए इसको सिंसियरिटी के साथ सीरियसली प्रिपरेशन करिए, ठीक है? और अपने अंदर ये जो हैबिट्स मैंने बताई हैं, जो आदतें मैंने बताई है, इसको इनकलकेट करिए, एम्बाइब करिए अपने अंदर समाहित करिए। तब आप इस यूपीएससी को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है? मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कर्ण त्यागे कुतो धर्म। क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण त्यागे, हिंदी भी आनी चाहिए, त्यागे कुतो विद्या, विद्या कर्ण त्यागे कुतो धनम। क्षण त्यागे मतलब मिनट मिनट को अगर त्याग करोगे तो विद्या नहीं आएगी आपको। सेकंड सेकंड की वैल्यू करनी है। कर्ण त्यागे, एक एक रुपए को अगर उड़ाना शुरू करोगे तो पैसा नहीं आएगा आपके पास, पैसा नहीं आएगा कभी भी। तो ये हमेशा याद रखना बेटा, ये हमेशा बोलता है वैल्यू फॉर टाइम, वैल्यू फॉर टाइम एंड वैल्यू फॉर मनी। जिस दिन आपने ये दोनों चीजें करना शुरू कर दी, उस दिन आप महान बन जाएंगे। आप बेटा ग्रेट हो जाएंगे, ग्रेट। यूपीएससी है क्या बेटा? यूपीएससी, व्हाट इज यूपीएससी? यूपीएससी अगर कोई बोलता है बेटा, मैं हमेशा ये कई बार स्टेटमेंट बोलता हूं, व्हाट इज यूपीएससी? यूपीएससी इज ए जर्नी, इट इज ए जर्नी, इट इज ए जर्नी फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बस ऑर्डिनरी पीपल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की एक जर्नी है, यात्रा है। यही है यूपीएससी। इट इज अ जर्नी, इट इज अ जर्नी फ्रॉम, इट इज अ जर्नी फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनता है बेटा? ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनता है? जब उस पर विजडम होती है, जब उसके पास नॉलेज होती है, जब वो हार्ड वर्क करता है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क करता है। प्रॉपर मिक्स होना चाहिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। जब वो प्रैक्टिस करता है, रिग्रेस प्रैक्टिस करता है, रिग्रेस प्रैक्टिस करता है, डिटर्मिनेशन बेटा, डिटर्मिनेशन ऐसा होना चाहिए, जब उसका डिटर्मिनेशन ऐसा होता है, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होता है एकदम, कि पढ़ना है तो पढ़ना है, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होता है। ये सारी चीजें इस ऑर्डिनरी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। अगर किसी का भी नाम आप जानते हैं ना बेटा, किसी का भी नाम आप जानते हैं, तो 100% मान के चलिए कि आप में कुछ ना कुछ, उस बंदे ने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, जो एक ऑर्डिनरी पर्सन से ज्यादा है। 100% उसने कुछ ना कुछ अलग किया है। उसका नाम है तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ अलग किया है, तभी तो उसका नाम है, तभी तो लोग जानते हैं उसे, तभी लोग उसे बोलते हैं। कोई डॉक्टर है
बोलते हैं उस डॉक्टर के पास चले जाओ, बहुत अच्छा डॉक्टर है। अरे 100% उस डॉक्टर ने बहुत कुछ अच्छा किया होगा, बहुत मेहनत की होगी, बहुत चीजों को सीखा होगा, बहुत चीजों का एक्सपेरिमेंट किया होगा। ठीक है, जब लोग बोलते हैं उसके पास जाओ तो इसका मतलब यह है कि उसने जीवन में कुछ अचीव किया है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ठीक है, सो यूपीएससी इज अ जर्नी फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, टू बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और उसके लिए एफर्ट चाहिए, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, रूथलेस डिटर्मिनेशन। मैं हमेशा बोलता हूं यूपीएससी करने के लिए बेटा स्ट्रांग डिटर्मिनेशन नहीं, रूथलेस डिटर्मिनेशन चाहिए। रूथलेस डिटर्मिनेशन का मतलब पता है क्या? स्ट्रांग तो बहुत कम बात है। रूथलेस डिटर्मिनेशन का मतलब होता है ऐसा डिटर्मिनेशन कि मान लीजिए आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने, तब भी मैं पढ़ूंगा, तब भी मैं पढ़ूंगा। आपका मन नहीं कर रहा फिर भी मैं पढ़ूंगा। ये रूथलेस डिटर्मिनेशन होता है। मैं कहीं नहीं घूमने जाऊंगा, मैं दोस्तों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं पिकनिक में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ पढ़ूंगा। ये होता है रूथलेस डिटर्मिनेशन। जब तक मेरा लक्ष्य मुझे नहीं मिल जाएगा। भारत दर्शन कराएगा बेटा, ये आपको क्यों घूमने की जरूरत है? फ्री में कराएगा यूपीएससी। आईएएस बनने के बाद फ्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पूरे देश का दर्शन कराएगी। अभी क्यों पैसा खर्च करके घूम रहे हो? सो इस टाइप का डिटर्मिनेशन चाहिए, रूथलेस डिटर्मिनेशन। क्रूर, अपने साथ क्रूर रहना पड़ेगा, अपने पे कंट्रोल करना है। ठीक है, अपने पे नियंत्रण करना है, अपनी डिजायर्स पे नियंत्रण करना है। फॉर टाइम बीइंग रोकना है अपने आप को। बैठ के पढ़ना है बेटा, मन नहीं लगता। जैसे ही बैठ के पढ़ने बैठते हैं सारी दुनिया की बातें याद आती हैं उस टाइम पे। जैसे आप कंसंट्रेट करने बैठते हैं कि चलो मैं बैठ के पढ़ता हूं, उसी टाइम पे आया यार मोबाइल में ये, व्हाट्सएप में ये, फेसबुक में इसने ये, दोस्त ने ये बोल दिया, पापा ये बोल रहे थे, मम्मी ये बोल रहे, सब कुछ याद आता है। उस गंदगी को निकाल के कंसंट्रेट करना है। और उसके लिए क्या चाहिए? रूथलेस डिटर्मिनेशन चाहिए। ऐसे नॉर्मल डिटर्मिनेशन से नहीं होगा। नॉर्मल डिटर्मिनेशन तो ये आ जाएगा, व्हाट्सएप आया चलो यार देख लेता हूं क्या आया क्या है, रख दीजिए फोन को साइड में। ठीक है, जब देखना होगा तब देख लीजिए, जब जरूरत हो, जैसे जरूरत है तब देख लीजिए। लेकिन ये थोड़ी बेटा पढ़ रहे हैं मोबाइल साथ में रखा है, मोबाइल पहले, पढ़ाई चल रही है, ओह व्हाट्सएप आ गया दोस्त का, देखे जा रहे हैं। बेटा क्या कंसंट्रेशन बनेगी उसमें? कोई कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। आप उसी में लगे रहेंगे, मोबाइल में ही। फेसबुक देख लेता हूं जरा यार क्या अपडेट हुआ है, कोई वी करके साइन दे रहा है, कोई ऐसे दे रहा है। अरे नालायक, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है, दूसरे का भी वेस्ट कर रहा है। समझ रहे हैं बात को बेटा? तो जरूरत इस रूथलेस डिटर्मिनेशन की, अपने साथ कंट्रोल करने की है। ये मैं हमेशा ये जिस्ट बता रहा हूं इस पूरे एग्जाम का। अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को, ठीक है, पंक्चुअल करना है, अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपने आप की अपने आप। बेटा ये जो लड़ाई है ना, ये जो यूपीएससी का युद्ध है, ये यूपीएससी का जो महाभारत है, वो बाहर से नहीं लड़ना है, अपने आप से लड़ना है। ऐसी कोई चीज नहीं इसमें रॉकेट साइंस है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको पढ़ाऊं और आपको ना समझ में आए। 100% समझ में आएगा। आपकी अपने आप से लड़ाई है। सो यूपीएससी इज ए फाइट टू इनर सेल्फ। इनर सेल्फ, अपने आप से फाइट है। यूपीएससी इज ए फाइट टू इनर सेल्फ। यूपीएससी इज ए फाइट, टू इनर सेल्फ। यूपीएससी इज ए जिहाद। अगर जिसको देखें बेटा, जिहाद है एक। जिहाद क्या होता है? इनर विशेष से फाइट करना, अपनी बुराइयों से फाइट करना। ठीक है, इनर विशेष, फाइट अगेंस्ट इनर विशेष। मन करेगा गर्लफ्रेंड से बात कर लूं, मन करेगा बॉयफ्रेंड से बात कर लूं, मन करेगा घूम आऊं गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ। सब कुछ होता है बेटा आपकी लाइफ में। मैं भी अभी बूढ़ा थोड़ी पैदा हुआ था, मैं भी जवान ही पैदा हुआ था, मतलब बच्चा ही पैदा हुआ था, फिर जवान हुआ, फिर ये सब हुआ। तो मन करता है उन इनर विशेष से दूर रहना है बेटा, उन्हीं से फाइट करनी है। वही यूपीएससी इज ए काइंड ऑफ जिहाद, यूपीएससी काइंड ऑफ महाभारत। पूरे भारत से लड़ना है बेटा। और जो अपने पे संयम कर गया, बस वही आगे बढ़ेगा, वही जीतेगा। वो बेटा इसमें कुछ इंटेलिजेंट और वैसी वाली बात नहीं है, एवरेज और बिलो एवरेज की बात नहीं होती। 60-60, 40-40% वालों को आईएएस बनते देखा है, 90-90, 100-100% वाले बेटा फेल होते देखे हैं। 40-50% यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से बच्चे पास हो गए, आईएएस बन गए। सेल्फ कंट्रोल, अपने पे कंट्रोल, सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की, सबसे ज्यादा।
ये मेरा मतलब अपना एनालिसिस है बेटा, मैंने इसको जितना देखा है, इसको जितने करीब से देखा है उतना करीब से मैं आपको बता रहा हूं। और यही चीज है, आप आज नहीं समझेंगे इस चीज को, 2-4 बार पेपर देकर समझेंगे, लेकिन समझेंगे जरूर 100%। आपको एक ना एक दिन ये बात समझ में आएगी जो मैं आज पहले दिन बता रहा हूं आपको, फर्स्ट डे बता रहा हूं। ठीक है, तो ये था बेटा यूपीएससी के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर होनी चाहिए, यूपीएससी आपसे क्या चाहता है। ठीक है, आप किस टाइप की पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आप किस टाइप के बंदे होने चाहिए, ठीक है, आप किस टाइप के पर्सन होने चाहिए, यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है। इसके बाद आते हैं पैटर्न क्या है बेटा यूपीएससी का पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, मैंने बोला ये जर्नी है, कोई वन डे एग्जाम थोड़ी, एक दिन दिया और खत्म बन गया आईएएस। इट इज ए काइंड ऑफ जर्नी। तो यूपीएससी को अगर देखोगे तो 3 स्टेज में होता है, प्री, मेंस, मेंस इंटरव्यू। प्री जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव। मेंस होता है आपका सब्जेक्टिव होता है, एंड जो इंटरव्यू होता है वो क्या होता है आपका, पर्सनालिटी टेस्ट। ऑब्जेक्टिव प्री, प्री ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग 1/3। हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा, अभी क्लास थोड़ी स्टार्ट हुई उनकी। तो ऑब्जेक्टिव प्री, नेगेटिव मार्किंग, सब्जेक्टिव, ये कभी कभी आता ना लायक, इसको तो मैं बताऊंगा अभी। ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, जब मन किया तो क्लास कर ली, मन किया नहीं किया। हाँ क्यों, डाल देंगे बेटा, डाल देंगे। सो ऑब्जेक्टिव प्री, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग। सब्जेक्टिव क्या है आपका, सब्जेक्टिव, ठीक है, सब ये मेंस जो होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और ये स्पेस दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाएगा और स्पेस दिया जाएगा, उसी स्पेसिफाइड स्पेस में आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। अगर लिख दिया तो एक बार लिख दिया फिर कट हो गया, फिर अगर काट दिया तो फिर दूसरा पेज ही नहीं है आपके पास, क्या करोगे आप। तो एक स्पेसिफाइड स्पेस में आपको दिया जाता है, कि इसी स्पेस में आपको आंसर, बुकलेट मिलती है इसमें, बुकलेट, ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी की बी शीट है, ऐसा कुछ नहीं है, बुकलेट, उस पर क्वेश्चन प्रिंट होता है, फिर नीचे स्पेस होता है, क्वेश्चन प्रिंट होगा फिर स्पेस होगा। ठीक है, ये है। इसके बाद देखिए बेटा इंटरव्यू, इंटरव्यू अगर हम देखते हैं, ये वर्बल होता है, बोर्ड होता है, बोर्ड के सामने आपको इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, बूढ़े लोग होते हैं सारे। प्री में देखिए बेटा, प्री में होता क्या है, दो पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के। एक मॉर्निंग होता है 9:30 to 11:30, एक इवनिंग होता है 2:30 to 4:30, एक ही दिन में होते हैं दोनों। एक पेपर होता है जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज बोलते हैं, और एक पेपर होता है आपका सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल स्टडीज। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में देखोगे तो यहां मैथ्स आता है 10th क्लास तक का, लॉजिकल रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग। थर्ड इज कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन। एंड जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज की बात करते हैं तो जनरल स्टडीज में देखें तो हिस्ट्री, सब्जेक्ट्स होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एनवायरमेंट, करंट अफेयर,
करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, जनरल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स आपका GS1 में आते हैं, जनरल स्टडीज में आते हैं। जनरल स्टडीज में 100 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 200। आउट ऑफ 200 आप 110 प्लस स्कोर कर लें, बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आजकल तो बेटा 100 कट ऑफ जाती है, तो 110 तो बहुत अच्छे नंबर हो गए, पास हो जाएंगे। लेकिन ये जो पेपर होता है इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 का एक क्वेश्चन होता है, 200 हो गया। आउट ऑफ 200 आपको सिर्फ 66 प्लस स्कोर करने होते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। सीसेट जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर सीसेट क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो मतलब आपका ये पेपर चेक नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, कोई पास, कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो सीसेट क्वालिफाई करना जरूरी है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्री ये होता है बेटा, इसको प्रीलिम्स बोलते हैं, प्रीलिम्स यूपीएससी। ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। इन सब में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, इसमें भी ऑब्जेक्टिव, इसमें भी ऑब्जेक्टिव। नेगेटिव मार्किंग 1/3 जीएस में भी, नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3। इसके बाद मेंस की बात करते हैं। मेंस सब्जेक्टिव होता है, लिखना पड़ता है, और इसके मार्क्स तो कहीं जुड़ते नहीं। प्री का तो बस एक ही काम होता है बेटा, मेंस में अपीयर कर सको, इसीलिए प्री होता है। मेंस बाकी सारी मेरिट और सब कुछ डिसाइड होता है, आप आईएएस बनेंगे नहीं बनेंगे मेंस से डिसाइड होता है। ये सब्जेक्टिव इन नेचर होता है। हर पेपर 3 आवर्स का होता है, सब्जेक्टिव इन नेचर। एवरी पेपर 3 आवर्स, 3 आवर्स का पेपर होता है, 250 मार्क्स का होता है। सो इसमें देखिए पेपर्स कितने होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। GS4 को हम एथिक्स का पेपर बोलते हैं, एथिक्स। GS3 आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। GS2 गवर्नेंस, ये मानिए बेटा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ये एक तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट समझिए सेकंड पेपर को। एंड फर्स्ट इज हिस्ट्री ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, ये सब है। हर पेपर 3 आवर्स का होता है। ये भी 3 आवर्स का पेपर होता है, ये भी 3 आवर्स का पेपर होता है, ये भी 3 आवर्स का पेपर होता है, ये भी 3 आवर्स का पेपर होता है। 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स। 20 क्वेश्चन होते हैं। इन तीनों में 20 क्वेश्चंस होते हैं। यहां भी 20 क्वेश्चंस, यहां भी 20 क्वेश्चंस, यहां भी 20 क्वेश्चंस, यहां 14 क्वेश्चन होते हैं बेटा। ये इथिक्स है, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए थ्योरी का पेपर होता है और सेक्शन बी केस स्टडी का पेपर होता है। केस स्टडी आती है इसमें। केस स्टडी मतलब आप आईएएस बन गए हैं तो आप किस तरह से, कम्युनल वायलेंस हो रहा है तो वहां पे कैसे कंट्रोल करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो मेंस ये 4 पेपर हो गए। इसके बाद बेटा एसए का पेपर होता है। इसमें एसए का पेपर आप देखेंगे, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है। इसमें 4 एसए होते हैं। इसमें भी सेक्शन बी में भी 4 एसए होते हैं। इन चारों में से एक यहां करना होता है एसए, एक यहां एसए करना होता है। 125 मार्क्स का ये एसए होता है, 125 मार्क्स का ये एसए होता है। अप्रॉक्सीमेट 1200 वर्ड्स में लिखना होता है, 1200 वर्ड्स में लिखना होता है इसको, और 1200 वर्ड्स में इसको एसए। हाँ जी, हाँ जी। सर जो ये जीएस पेपर 2 जो है गवर्नेंस का, मतलब इसमें गवर्नेंस की कोई अलग से बुक हमें रेफर करनी है? नहीं, कुछ नहीं बेटा रेफर करनी, बुक नहीं होती गवर्नेंस की, न्यूज़पेपर ही होता है। ठीक है, न्यूज़पेपर और जो पढ़ा रहे। हाँ जी, एक तो पॉलिटी का हो गया कि ठीक है। बाकी ना बुक कुछ नहीं बेटा, कोई बुक नहीं लेनी। ये सब डायनेमिक सब्जेक्ट है, न्यूज़पेपर से तैयार करने पड़ते हैं। ठीक है, कोई बुक नहीं परचेज करनी। ठीक है, कंटेंट सारा हम ही देंगे। एसए देखिए, एसए 125 मार्क्स का सेक्शन ए, सेक्शन बी भी 125 मार्क्स का,
तो 1200 वर्ड्स में लिखना होता है। ये टोटल पेपर हो जाता है 250 मार्क्स का एसए का। 3 आवर्स का ये भी होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है। एसए का बेटा रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है। अगर एसए आपका ठीक नहीं है तो आप यूपीएससी में आईएएस नहीं बन सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एसए, ठीक है। और इसमें स्कोर भी बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर मान लीजिए 250 का एसए है तो एटलीस्ट 140 प्लस मार्क्स लेकर आइए, ठीक है। एसए में ऐसे एथिक्स भी बहुत स्कोर देता है आपको, इसमें भी कोशिश करिए। अगर 250 मार्क्स का है तो 140 प्लस मार्क्स लेकर आइए। तो ये, और ये स्टैटिक सब्जेक्ट है, ये चेंज थोड़ी होते हैं। जैसे एथिक्स चेंज नहीं होगा, जो है सो है, आज भी वही था, कल भी यही है, आगे भी वही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होता। तो एथिक्स और ये एसए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो डायनेमिक है, ये भी मोर और लेस स्टैटिक होता है, लेकिन ये भी डायनेमिक आ जाता है। लेकिन आपका एथिक्स और एसए तो सेम ही है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑप्शनल पेपर होता है। ऑप्शनल पेपर की हम बात करते हैं। ऑप्शनल पेपर की, तो ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, पेपर 2। बेटा ऑप्शनल बहुत सोच समझ के चूज करना चाहिए। 250 बहुत बड़ा ऑप्शनल चूज करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। 250 500 नंबर का ये हो गया टोटल। देख रहे हैं टोटल मार्क्स जो आ गए इन सबके 1000, 4 पेपर 1000 के हो गए। 250 एसए हो गया, 500, 1750 मार्क्स हो गया टोटल। आउट ऑफ 1750 अगर 950 प्लस आ गए बेटा, और या 900 आ गए, 900 प्लस, तो गेम खत्म, चक दे फट्टे, हो गया काम। कोई रोक नहीं पाएगा बेटा आपको। इसके बाद 2 और पेपर होते हैं। एक हिंदी कंपलसरी का पेपर होता है। हिंदी कंपलसरी 10th लेवल की हिंदी आती है। आउट ऑफ 300 95 प्लस मार्क्स का ये आता है, 95 प्लस मार्क्स। इंग्लिश का पेपर देखिए, इंग्लिश कंपलसरी, ये कंपलसरी होते हैं, सबके लिए होते हैं, लेकिन इनके मार्क्स ऐड नहीं होते कहीं, बस क्वालिफाइंग होता है। अगर क्वालिफाई नहीं किया ना ये दोनों पेपर, तो ऊपर एक भी पेपर चेक नहीं होगा, बेकार। 300 में से 75 प्लस मार्क्स इतना चाहिए। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, इनके मार्क्स ऐड नहीं होते कहीं। बोथ द पेपर्स आर क्वालिफाइंग इन नेचर। 3-3 घंटे के ये भी होते हैं। आपको ये 1750 इसमें तो पास हो जाते हैं बेटा नॉर्मली, मतलब बहुत मुश्किल नहीं आता, सब पास हो जाते हैं इसमें, इन दोनों पेपर में। अनलेस और अनटिल बेटा हिंदी बिल्कुल ही बेकार हो तो अलग बात है। 1750 में से 900 प्लस मार्क्स आ गए मेंस में। इसके बाद बेटा थर्ड स्टेज आती है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू साहब 275 मार्क्स का होता है। जनरली अगर ठीक ठाक बच्चा होता है तो 170 प्लस ले ही आता है, इतने मार्क्स आ जाते हैं। सो 900 वहाँ आ गया, 170 यहाँ आ गया, टोटल मार्क्स इन सब का टोटल करो तो 2025 होता है। अगर इतने मार्क्स आ गए ना तो बस बेटा भगवान ने सुन ली तुम्हारी, ठीक है। अल्लाह, भगवान, खुदा, रब सब ने सुन ली, ठीक है। अगर सुन लिया, इतने मार्क्स आ गए तो बस गेम खत्म, हो गए बेटा। आप भारत दर्शन करो। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ बेटा? इतनी देर से समझा रहा हूँ। ये समझना जरूरी है कि हम जिसकी तैयारी करने जा रहे हैं उसका नेचर कैसा है, वो कैसा है। जब तक उसको नहीं समझोगे ना वो चाहता क्या है। देखिए सीधी सी बात है बेटा, मैं आपको इंप्रेस करना चाहता हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। हमें यूपीएससी को इंप्रेस करना है तो यूपीएससी, व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमसे क्या चाहती है। जो चाहती है बेटा वही हम करेंगे। तो सुना होगा ना गाना, आप ऐसे बोलते हैं बेटा, तुम दिन को कहोगे रात तो हम रात कहेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। कुछ गाना है, बहुत पुराना गाना है, ऐसे कुछ नहीं। हर्ष जी, क्या गाना है? हर्ष, याद है? नहीं याद है तुम्हें? अच्छा, गाने नहीं सुनते, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो गाना कुछ ऐसे है बेटा, तुम दिन को कहोगे रात तो हम रात कहेंगे। तो बस यूपीएससी जो आपसे एक्सपेक्ट करता है वो चीज़ें आप उसे देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, और वो चीज़ें अगर आप नहीं देंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। नहीं हो सकता, उसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो ऐसे डिजर्विंग बंदे को जाता है जिसमें वो क्वालिटीज़ हों। तो वो जो क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं वो क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए।
ये क्वालिटीज हैं तो आपका सिलेक्शन है, ये क्वालिटीज नहीं है तो सिलेक्शन नहीं है। हाँ जी, जिसका भी हो बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ गाना वही है। ठीक है जी, तो ये था। अभी बेटा 15 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, सारी चीज़ें बताऊंगा। करंट अफेयर कैसे, करंट अफेयर को अप्रोच करना है, क्योंकि उसको फर्स्ट डे से ही शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू। ओके ओके।